अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको वेलकम कहते हैं। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। एक तो मुज़ाकरात के हवाले से, दूसरा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, 14 जून उनकी बर्थडे है और वो अपनी बर्थडे को एक हिस्टोरिक डे में तब्दील करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जिनीवा के अंदर आज के आज ही जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन हो जाए दोनों बड़े फ़रीक के दरमियान। जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो भी मौजूद है वहाँ पर, कतरी वफ़्द भी मौजूद है, अमेरिकन वफ़्द भी मौजूद है और ईरानी वफ़्द जो है वो नहीं है। अलबत्ता वो हो सकता है कि आज, क्योंकि आज वो उनके बर्थडे को शायद बहुत बड़ा कोई तारीखी दिन बनाना नहीं चाहते, मे बी दैट्स व्हाई, या फिर उनकी अभी भी नेगोशिएशन चल रही है। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स एम्बेसडर हैं जो कि एक्सपर्ट हैं इस मिशन को कैसे लीड करना है, और मुख्तलिफ बड़े जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पर एम्बेसडर्स रह चुके हैं, और ये पूरा डिप्लोमेटिक मूव कैसे होता है हम अक्सर जौहर सलीम साहब से पूछते रहते हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमारे साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिनके तबसरे आप सुनते रहते हैं, वो मौजूद है। मैं जौहर साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जैसे आज जिनीवा को बड़ा एक अहमियत का हामिल दिया जा रहा है, एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस्लामाबाद ने भी जब फर्स्ट जो हैंडल किया था पीस टॉक, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरा भी पाकिस्तान में हो, लेकिन वो एक न्यूट्रल जगह को जो है वो सिलेक्ट करना चाहते थे। इसी वजह से जहां पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, शायद उसको फरीक बनाने के लिए जिनीवा के अंदर ये तमाम रखा गया है कि एमओयू साइन हो तो वहां पर हो। सो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए आई थिंक सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ के अलावा, दोबारा खुलवाने के अलावा, अमेरिका ने कुछ अचीव नहीं किया। ना तो वो उनका जो जौहरी प्रोग्राम है वो ईरान को वहां से मूव कर सका। उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा, रिजॉल्व होगा, कम करना होगा यूरेनियम अफसर्दगी को, ईरान के अंदर ही होगा। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो ईरान ने ही मनवाई हैं। अपने फंड्स जो है वो रिलीज करवाना या पैसे लेना अमेरिका से। सो अगर ओवरऑल इस पूरे सिचुएशन को देखा जाए तो कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो शिकें हैं, क्या वाकई ईरान ने ही टेबल टॉक पे मनवाई है सब कुछ, और पाकिस्तान के किरदार की भी इस पर बात कीजिएगा। जी, हम नुक्ता आपने उठाया। देखिए, एक तो खैर ये जो जनीवा में है, क्योंकि मायदा जो साइन होगा, पहले तो बात ये भी हो रही थी कि वो ऑनलाइन शायद हो जाए, वर्चुअली। हाँ। वो जैसे भी होता है, ये उस जगह की उसमें अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है, और अगर आज होता है या कल होता है उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो असल चीज है कि ये मुसवदा जो ये एमओयू है वो साइन हो जाए, बिकॉज ये पहला मरहला होगा, और उसके बाद एक बड़ा अहम उसके बाद दौर शुरू होगा मुज़ाकरात का, जो 60 दिन का है। इसमें बहुत सी तफसीलात जो ज्यादा तय होनी है, और वो अहम है। इसमें कई बार वो कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। और बहुत से जो इश्यूज हैं जो अहम तरीन है, जिस तरह न्यूक्लियर इशू है, फिर इस तरह सैंक्शंस रिलीफ का मामला है, अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स का। अच्छा, अब आपका ये जो नुक्ता है कि जी क्या आप ये बिल्कुल ईरान ने ही सारी अपनी शराइत मनवाई है, तो मैं ऐसे नहीं समझता। मैं इसको एक मुख्तलिफ जाविये से देखता हूँ। मैं पहले भी इस पे बारहा कहता रहा हूँ कि दोनों फरीकों के लिए विन विन सिचुएशन होगी अगर वो मुज़ाकरात की मेज पे आएंगे और वहां से जो है ना गिव एंड टेक करके मसाइल हल करेंगे, वो होगी। और लूज लूज सिचुएशन तब होगी अगर वो जंग की तरफ वापस जाएंगे। दो चीज ईरान को माननी होगी इसमें। दोनों जानिब से कहीं ना कहीं चीजों को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, और मुज़ाकरात, दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट है, एग्जैक्टली, कि 60 डेज के अंदर अब आगे पता चलेगा कि क्या होता है। बट इजराइल का किरदार इस पूरे सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भट्ट साहब, आई थिंक मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ठीक है, अगर ये एमओयू साइन हो भी जाता है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो नेतन्याहू कहाँ स्टैंड करेगा? क्या वो उसी तरह अपनी मनमानियां करता रहेगा या उसको भी बिठाया जाएगा? क्योंकि वो ये स्टेटमेंट दे चुका है कि मेरा इन मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज़ साहिबा, बात सीधी है। आप वो ये इसराइल को मिसाल दी जा सकती, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो काम हो रहा है। अमरीकी सदर जो नायब सदर है जेडी वैंस, उन्होंने तो वाज़ह तौर पर फिक्र कह दिया है कि जनाब हमने तेहरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, और इस मुआहदे में अगर इसराइल को कबूल है तब भी ठीक है, अगर नहीं भी कबूल तो ये नवश्ता दीवार है। ये मुआहदा उन्होंने करना है एट एनी कॉस्ट। इसराइल को इसे कबूल करना होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये इस अमेरिका का नायब सदर कह रहा है कि इसराइल को इसे कबूल करना होगा। एक बात। दूसरी बात, अब देखें ना,
वो इसराइल जो है वो तो शरारत से बाज नहीं आएगा। इसराइल ने तो इस मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए अब फिर लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर जो मिसाइल हमले किए हैं वो भी सबके सामने आप देख रहे हैं। अच्छा, मशरिक़ वस्ता के जो तमाम अरब ममालिक हैं वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि जंग को रोकना चाहिए, अमन है, और सबसे ज़्यादा कोशिश जो कर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन जौहर सलीम भाई, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका और अरब ममालिक को अमन मुआहदे को पायदार बनाने और इसराइल की जारियत से रोकने के लिए अमेरिका क्या इकदाम करेगा? हाउ इट पॉसिबल, मतलब इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा और क्या बांधी जा सकती है या नहीं? जौहर भाई जी देखिए, एक तो ये है कि इजराइल जो है उसमें कोई शक नहीं, वो स्पॉइलर का किरदार पहले भी अदा करता रहा है, अभी भी कर रहा है और करता रहेगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जहां पे वो इजराइल को रोकना चाहेंगे वो रोक सकते हैं। इससे पहले देखें, अगर पिछले 30-35 साल से नेतन्याहू तो अटैक 90s में करना चाहता था ईरान पे, वो नहीं कर सका। एक के बाद एक वो कई सदूर को, अमेरिकी सदूर को उसने मनवाने की कोशिश की, नहीं मनवा सका। वो आखिर में इसराइल को भी नहीं करने देते थे अटैक, 11th आवर पे भी रोक देते थे। तो वो अमेरिका की कैपेसिटी है। और देखें, इस खत्ते का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है उसमें अमेरिका का एक बहुत ही अहम किरदार रहेगा। ये अमेरिका की बेसिस भी मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जब बहुत सारे मुबसरीन कह रहे थे कि नहीं जी ये सब बदल जाएगा, अब जहाँ पे तो एक नया मंजरनामा आ जाएगा, तो मैंने कहा था कि नहीं, ये बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर इस खत्ते का, वो कुछ बुनियादी चीजें वैसे ही रहेंगी। माजरत चाहता हूँ काबिल एहतराम जौहर भाई, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है कि अरबों डॉलर जो है ईरान के, अब वो मुंजमद असासे जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। ये 60 दिन की मीटिंग जो आप फरमा रहे थे, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ईरान फ्री हो गया? तो मेरा पेट्रोल तो आधे से भी कम पे चला जाएगा और मुझे ये जितनी मेहनत मैंने की है सालसी करवाने में, इसका कोई फ्रूट मिलने वाला है या नहीं? जौहर भाई जी बिल्कुल मिलेगा। देखें इंशाल्लाह, जब ये, क्योंकि अभी तो ये पहली मंजिल है ना, और उसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो तो बहुत ही अहम तरीन रहा है, पूरी दुनिया ने उसकी सताइश भी की है और उसको माना भी है। लेकिन इसके बाद जो दौर आएगा मुज़ाकरात का, 60 दिन का, बहुत अहम होगा। उसमें अगर मामलात सारे सेटल हो जाते हैं तो फिर एक बहुत अच्छा दौर आएगा इस खत्ते के लिए। तेल की कीमतें बहुत नीचे चली जाएंगी, सैंक्शंस रिलीफ अगर ईरान को मिल जाती है, उसके बाद तो ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा बन जाए तो पाकिस्तान को गैस आधी से कम कीमत पे मिलना शुरू हो जाएगी, तेल भी बहुत ही कम कीमत पे मिलना शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान पे फिर साथ ही साथ जो है ना, ईरान में जितनी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है शायद उसमें भी पाकिस्तान का रोल बन सकता है। पाकिस्तान ईरान की ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो उसमें अगर मामलात ये तय हो जाते हैं उन 60 दिनों में, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है ना इक्तिसादी तरक्की का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं जौहर साहब आपसे ना एक अपने व्यूअर से भी और आपसे भी, क्योंकि मैं इस टाइम अमेरिका में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेसमैन जो मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस के हैं, दे रियली वांटेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, जिससे एक फॉरेन रेमिटेंस भी आएगा, पेट्रोल प्राइसेस भी कम होंगी। लेकिन ये तमाम डिप्लोमेटिक मूव, इसके लिए हमारे एम्बेसीज का मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहना और पूरे डिप्लोमेसी को बड़े अच्छे तरीके से लेकर जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है कि ये मिशन कामयाब हो पाएगा? SIFC भी इस बारे में अहम किरदार अदा कर रही है। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी बहुत से बिजनेसमैन पाकिस्तान आए भी थे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, लेकिन अभी तक कोई एसएच कोई एक हमें ब्रेक थ्रू नजर नहीं आया फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके। तो कहाँ पर हम लैग कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देखें, सही कह रही हैं। इसमें मैं यही कहता रहा हूँ कि और कह भी रहा हूँ कि जो ये सारी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पाकिस्तान को मिली है, जो डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस मिली है, ये जो इतनी ज्यादा दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना है, अगर इसको हम ट्रांसलेट कर सकें, अभी ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में, इकोनॉमिक डिविडेंड्स में, तो ये हमारी असल कामयाबी होगी। और अगर हम नहीं कर सके तो फिर ये हमारी नाकामी होगी। और इसमें बिल्कुल सफारत खानों को भी, और फिर देखें हमें पाकिस्तान में भी बड़ी ब्रॉड बेस्ड और बड़ी डीपली जो है ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, ताकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो है ना जुडिशियल सिस्टम जो है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, फिर जो है ना वो जो सर्विस डिलीवरी, ये सारी चीजों पे भी तवज्जो देनी होगी। क्योंकि आज की दुनिया में इतना कंपटीशन है
कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कि मुल्क एक से एक बढ़ के ये सारी सहूलियात जो है ना पर ऐसा माहौल फ्राहम करते हैं गैर मुल्की सरमायाकारों को बल्कि और अपने सरमायाकारों को भी, तो उस पर हमें बहुत मेहनत करनी होगी। काबिल एहतराम जौहर भाई, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल, कतर और पाकिस्तान की सालसी में वर्चुअल इजलास जो है इस वक्त शुरू हो चुका है और ये सारे मुआहदे और फिर जैसे आपने फरमाया बाद 60 डेज, पूछना ये चाहता हूँ मोहतरम कि क्या जब 60 डेज में तमाम टर्म्स एंड कंडीशन MOU साइन हो जाएंगे तो क्या फिर ये सालसी यहाँ से उठकर स्विट्ज़रलैंड से फाइनल पाकिस्तान में होने के इम्कानात हैं? क्या ट्रंप और कालीबाफ हमारे भाई जो हैं पहले भी आ चुके हैं, वो दोबारा यहाँ से आकर फाइनल स्टेटमेंट होगी? कैसी होगी? आपका तजर्बा क्या कहता है हुजूर अनवर? जी देखें, बिल्कुल दुआ करें कि ये 60 दिन का जो पीरियड है इसमें ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। उसके बाद वो सेरेमनी कहाँ होती है वो बिल्कुल अहम नहीं है, सबसे ज्यादा अहम, क्योंकि पाकिस्तान का रोल तो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया है दुनिया ने। वो बेशक पाकिस्तान में हो या कहीं और हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसी चीज से पड़ेगा, जिस तरह मैंने कहा कि ये सारा प्रोसेस जो है, जो कि मैं समझता हूँ आगे आने वाले मराहल भी बड़े जो है ना चैलेंजिंग होंगे, तो वो जो है ना बखैर खूबी जो है अंजाम पाए। और अभी तो एक MOU साइन होगा ना, तो बाद में एक जो मुकम्मल पीस ट्रीटी साइन होनी है जिसके लिए बहुत से मामला तय होने हैं, और फिर वो बात ये बताएगा, इज देयर एनी कोई ऐसी खबरें भी हैं कि ईरान की तरफ से ईरानियन लीडरशिप में भी इस मुज़ाकरात को लेकर डिवीजन है, या दे ऑल सेट एंड अग्रीड विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन? ये भी खबरें आ रही थी कि वो भी कुछ पासदारान इनकलाब वाले कुछ अलग सोच के साथ हैं और बाकी जो पूरा डिप्लोमेसी में किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी कालिबाफ हो गए या अब्बास अरागची हो गए, इनका एक अलग थॉट प्रोसेस है। जी बिल्कुल आप जो कह रही हैं, मैं ये देखें, बल्कि मैं भी अपने कमेंट्स में बताता रहा हूँ किस तरह के वहां पे भी एक प्रैग्मेटिस्ट के दरमियान और जो डायनेमिज्म के दरमियान थोड़ी सी जाहिर है एक कशमकश थी, एक नुक्ता नजर का फर्क था। लेकिन अच्छी चीज ये है, लगता यह है कि वो जो प्रैग्मेटिस्ट हैं उन्होंने प्रिवेल किया है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और मेरी उम्मीद होगी कि आगे भी वो इंशाल्लाह ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, और यही बात है कि एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे प्रोग्राम में आ जाती है। और दूसरा, वी रियली होप सो कि ये मुज़ाकरात जो है वो हो जाए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका के मुआहिदे के इसके मुख्तलिफ समरात है, मुख्तलिफ असरात हैं, और अब ये होता भी है या नहीं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी बातें हो रही हैं हो सकता है कल तक चला जाए, लेकिन जनीवा के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुआहदा हो जाए तो ही बेहतर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और जब अफगानिस्तान पर बात हो, मिलिट्री की बात हो पाकिस्तान की, तो इनके तज्जिया बहुत अहम होता है। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। मैं आगाज इसी बात से करूंगी कि ओवरऑल आपकी नजर में ये जो मुआहिदा हो रहा है, क्या ये इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ज्यादा जो विन सिचुएशन में है वो ईरान ही है, चाहे वो फिजिकल वॉर जोन के अंदर हो या फिर मुज़ाकरात की टेबल पर हो। तो लेकिन ट्रंप को भी अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है कि नहीं, हम ही इस मुआहदे में जो है वो फाते करार पाए हैं, और इसमें पाकिस्तान का किरदार, खास तौर पर आसिम मुनीर साहब का किरदार और फैसल वाबडा का ये कह देना कि ये सारा ड्राफ्ट पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है और आसिम मुनीर की कोशिशों से ही हुआ है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई हिस्ट्री बनने जा रही है और पाकिस्तान का उसमें एक नुमाया किरदार है और इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो इसको मैं समझता हूँ ही वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सारे इस जब मसला खड़ा हुआ तो इसको मीडिएट कराने में, स्पेशली जब सीज फायर करवाने में, और बरमला तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहते हैं कि उनके कहने पर मैंने हमने सीज फायर किया, और इसके बाद जो उनकी डिप्लोमेसी रही है और फाइनली जाके अब जिस चीज पे एग्री किया, तो 47 ईयर्स के बाद देखें हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जब दुनिया में एक मसला था तो पीस एफर्ट जो थे पाकिस्तान ने उसको लीड किया मुश्किलात के बावजूद। और इस बात को ये भी लिखा जाएगा कि जब दुनिया जाके तबाही के दाने पे खड़ी थी, उस वक्त एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने वॉलंटियर किया और आके मीडिएट करवाया।
अभी आप देखें कि जो हालात, जो पॉइंट्स पे एग्री हुए हैं और जो बात चल रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, 28 फरवरी से पहले वाली जो सिचुएशन होगी, ईरान भी लिफ्ट करेगा और नेवल ब्लॉकेड अमेरिकन भी वहां से लिफ्ट करेंगे। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, न्यूक्लियर पे भी बाद में वो उन्होंने कहा कि डिटेल में सेकंड फेज में बातचीत होगी, और इसके अलावा जिसमें इंस्टॉलेशंस की बात होगी, स्टॉक पाइल्स की बात होगी। लेकिन इस जो 60 दिन का जो सीज फायर का अरसा है, इसमें ईरान अपना तेल वगैरह भेज सकता है और डिटेल डिस्कशंस बाद में होंगी। लेकिन इसमें यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की एक सेरेमनी होगी, जिसमें इट विल बी कॉल्ड एज इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके दिया जाएगा। सो पाकिस्तान की देखें, ये पाकिस्तान की जीत है, दुनिया की जीत है, और इसमें सबका फायदा है, क्योंकि दुनिया में क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमी लिम्बो में पड़ी हुई थी, और तो उससे ये है कि एक पाकिस्तान के इसमें एक कलीदी किरदार रहा है। सो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन है, और इसमें पिवटल रोल जो है, जो मानता है, जो उसको एक्नॉलेज भी किया, दुनिया मान गई कि दैट वाज द रोल ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर था, जो उन्होंने इसको इंश्योर किया अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी है, और एक माइलस्टोन इवेंट होने जा रहा है। इंशाल्लाह हो भी जाएगा। और जैसे आपने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हो रहा है, तो आई थिंक इसी तरह का एक एमओयू हमें आजाद कश्मीर में भी साइन कर लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, क्यों वो लोग नाराज है। बट सब में जो करंट हमारे पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर में जो सिचुएशन बनी हुई है, मैं चाहूंगी कि हम उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करें, बिकॉज कहा यह जा रहा है कुछ हल्कों की जानिब से, और ऐसे मुस्तनद इतलात भी आ रही हैं कि ये सब कुछ एक फॉरेन एजेंडा है। और जब हम फॉरेन एजेंडा की बात करते हैं, तो हम सिर्फ अनारकी फैलाने में ये इंडिया ही है जिसको दिली तसल्ली मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनारकी फैल जाए और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो नारेबाजी हो। तो ये बड़े हाई स्टेक्स हैं, और अगर इंडियन एजेंडा इस तरीके से रॉ की फंडिंग किए हुए ये लोगों का आ जाना, या वाकई उनके जो मसाइल हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्या इतलात आप तक पहुंच रही हैं? देखें, काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहिबा, पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के अदारे हैं वो बेशुमार दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और किसी भी बैरूनी मुदाखलत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये 100% दुरुस्त बात है कि ये फंडिंग हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मामलात को बहुत करीब से देखते हैं। आपके नज़दीक क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हालिया जो कशीदगी है, ये सारा मसला है, ये दुश्मन इन नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए सूरत हाल को जो एम्पलीफाई कर रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके शवाहिद तरीक़ाकार कैसे निपटना चाहिएगा, क्यों हो रहा है? पहले भी हमने थोड़ा सा इनको रिलीफ दिया था, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो पश्तो वाला फिक्रा दाउगल थी गुंजाइश नेश्ता कि अभी भी कोई चांस दिया जाएगा इन लोगों को। ब्रिगेडियर साहब। अभी बिल्कुल भट्ट साहब, अभी जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। देखें 2023 में ये एक्शन कमेटी बनी थी, और उस वक्त अगर आपको याद है, एक लीक डॉक्यूमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में भी आया था। उसमें एक जेनीवा से एक जो इंडियन मिशन है, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा था कि हमारे राब्ते हुए हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स जो नेशनल पार्टी है, और उनके 2 बंधु के नाम भी दिए थे, और वो जो उन्होंने कोर्ट वर्डिक्ट उसमें दिए थे, लेकिन वो पता है कौन से लोग थे। उनसे राब्ता हुआ है, और उनको बताया गया है कि आपने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। उनको ये बताया, डायरेक्ट किया गया था कि आपने फोकस करना है लोकल लोगों के ग्रेवेंसेस, डे टू डे इश्यूज पे, और उसको लेके आगे फिर आपने उसको लेके चलना है। और अकॉर्डिंगली नैरेटिव्स भी दिए गए थे, और अकॉर्डिंगली देखें कि हमने 2023 में, फिर 2024 में उन्होंने 17 पॉइंट्स दिए, वो भी मान लिए गए। 2025 में 39 पॉइंट्स है, उसमें से 37 उसमें भी एड्रेस हुए हैं। सिर्फ 4 लोगों का टोला है जो बाहर से इनको कंट्रोल किया जा रहा है। पैसा आ रहा है यूनाइटेड किंगडम से, जो वहां पे जिस पार्टी का मैंने अभी नाम लिया वो वहां पे है, बाहर से ऑपरेट करती है, पीछे से फंडिंग रॉ की हो रही है, और ये लोग कर रहे हैं। आप कंपेयर करें, देखें कि वो जो लोग इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हैं, या वो लोग जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है, आप देखें कि
गिलानी साहब को देखें, उनका एक स्टेचर का शख्स देखें कि वो आखिरी दम तक पाकिस्तान की बात करके पाकिस्तान की मोहब्बत में जिंदगी गुजार के गए और उन्होंने कहा हमारी शिनाख्त क्या है, उन्होंने कहा हमारी शिनाख्त पाकिस्तान है, हम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इलीगल जम्मू ऑक्युपाइड में आप देखें ड्रैकोनियन लॉस है, रेप्स है, मोलेस्टेशन है, अरेस्ट है, वहां पे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है और वहां पे हालात बहुत बंद है। शबीर भट्ट कहाँ है? जेल में। शबीर शाह जेल में है, यासीन मलिक जेल में है, मुसद्दर आलम भट्ट जेल में है और इसके अलावा मीर वाइस हाउस अरेस्ट है। आसिया इंद्राबी क्या है? सजा हो गई है। नाइदा को क्या हुआ? सजा हो गई है। फहमीदा सजा हो गई है। ये वो कश्मीरी है जो लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन जो चार बंदे यहाँ बैठे हैं जो रा के कहने पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है, जब आपके सारे मुतालिबात मान लिए गए तो आप आके कैसे 12 सीटों पे और ब्रिगेडियर साहब एक बात की मुझे समझ नहीं आती, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो जो भी नाम लिया जिस तरीके से, जाके देखे ना मकबूजा कश्मीर में क्या हालात है तो इनको समझ आए। लेकिन हमारे बजट में से हम सब लोग कलेक्टिव टैक्स देते हैं और उसके बाद उस बजट के अंदर से एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर के लिए मुख्तस किया जाता है, एक फिल्दी रकम, ताकि उन लोगों को सपोर्ट किया जा सके कि वो हमारे बहन भाई हैं और उनको हर तरीके से सब्सिडाइज गंदम दी जाती है। चाहे ठीक है इलेक्ट्रिसिटी वहां से निकल रही है तो उनको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। मतलब तमाम मरात लेने के लिए वो सब चीजें एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाकी जब सीट्स की बात आती है वैसे आती है तो फिर ये कहते हैं नहीं जी हमारी अपनी असम्बली है, हमारे अपने लोग हैं। और जो मुहाजिरीन है वो मुहाजिर कहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे हम बैरून मुल्क हैं, चाहे हम पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं, हम अपनी रिप्रेजेंटेशन कश्मीर से क्यों छोड़ें, क्योंकि ये हमारी रियासत है। तो फिर ये सीधा सीधा तो ये अपने भाइयों के खिलाफ ही लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं कर रहे, ये तो अपने मुहाजिर कश्मीरी भाइयों के खिलाफ कर रहे हैं। तो देखिए आप सही कह रहे हैं। पहले तो ये है कि लास्ट भी 200 अरब रुपए पाकिस्तान ने दिए थे जब ये मसला खड़ा हुआ, उस वक्त भी किया था। अभी भी आपका बजट में इतना पैसे वहां पे जाते हैं। और इसके अलावा आप देखें जब आप हुकूक की बात करते हैं, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की बात करता है और कश्मीर पे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की बात करता है। और ये जो 12 सीटें हैं, देखें 1974 का एक इंटरम आइन था आजाद जम्मू एंड कश्मीर के, उसके मुताबिक ये सीटें बनी है। आप इनको मनसूख करने के लिए यू नीड 2/3 मेजॉरिटी। कानून साज असेंबली एक जत्था बैठ के तो फैसला नहीं कर सकता ना, कानून साज इलेक्शन लड़ के आ जाए, बैठ के फैसला करें, ये सीटें नहीं होनी चाहिए। तो ये डिक्टेट नहीं करवा सकते हैं। देखिए ये मसला है, अगर हम ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि एक कश्मीर का मसला हल तलब है, सो पाकिस्तान के अंदर 25 लाख के करीब महाजरीन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे होनी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जीरो टॉलरेंस होगा, आइन की बात होगी। इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, कतकलामी की माजरत चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल जाते जाते आपसे पूछना जरूर चाहूंगा, तिश्तगी रह गई है। ये 4 अफराद का टोला, 500 अफराद गनमैन मेरे साथ हैं और जनाब मैं किसी को आज़ाद कश्मीर में घुसने नहीं दूंगा। औरतों के साए में ये 4 अफराद का टोला, 500 अफराद गनमैन के साए में बैठा हुआ है। रियासत कैसे निपटेगी ब्रिगेडियर साहब? देखिए रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। रियासत बिल्कुल जो ये 4 जो है, जो कलरदम ग्रुप के ये लोग हैं जो बगावत में उतर आए हैं, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा था आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जब बात होती है वो आपकी वफादारी की बात होती है, आइन की इताअत की बात होती है। अगर उसके बाद आप कहते हैं हम अपना हुकूमत बनाएंगे, अपना आइन बनाएंगे, तो वो बगावत के ज़मरे में आती है। देखें कश्मीर जो है, आज़ाद जम्मू कश्मीर बहादुर लोगों की सरजमीन है, मुहिब वतन लोगों की सरजमीन है, नाइक सैफ अली जंजुआ की सरजमीन है, निशान हैदर हिलाल कश्मीर का। तो मेरे ख्याल में जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने बाकियों को, लोगों को, मासूम लोगों को वर्गलाया हुआ है। और लेकिन मेरे ख्याल में आप देखिए किसके कास्ट पे है, रोजगार का मसला आ रहा है, टूरिज्म उनकी बैठ गई है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, फूड की शॉर्टेज हो गई है, और ये और वहाँ पे हालात वाकई जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। सो रियलाइजेशन वहां पे है। लेकिन ये हुकूमत ने ये फैसला किया, अगर आप ब्लैकमेल करते हैं, इदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इदारों के लोगों का नाम लेके आप कुछ करना चाहते हैं, सो दे आर मिस्टेकन। इस दफा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी सूरत हाल बनी हुई है
पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल तैयार है कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है, लेकिन ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं होंगे। एक ब्रेक पर हमने जाना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीसीडी ने क्या कमाल किया है, ऑस्ट्रेलिया से आई बच्ची को किस तरह डाकू बना दिया है, बताते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी आज जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं वो सीसीडी ने जो कमाल दिखाया है, सीटीडी नहीं, वो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, सीसीडी है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या कमाल कमाल दिखाया है कि इन्होंने एक गाड़ी की रैकी करते करते अचानक कोई टारगेट लॉक किए बगैर इन्होंने एक ऐसी गाड़ी पर फायरिंग खोल दी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ जिनकी ट्रेनिंग होती है, और ऑस्ट्रेलिया से आई हुई ये फैमिली है जिन पर गोलियां बरसा दी है। और हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, नईम मुस्तफा साहब जो कि एडिटर हैं, क्राइम स्टोरीज को कवर करते रहते हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनसे बात करेंगे। काबिल एहतराम नईम मुस्तफा साहब, आप बरसों से क्राइम और पुलिस को कवर कर रहे हैं बतौर क्राइम एनालिस्ट के तौर पर। ये देखें, मैं आपको लंबी तफसील में नहीं लेके जाना चाहता। 9 साल हानिया, 10 साल लड़का, उसका भाई आफाक, वालिद का नाम अदील, माँ डॉक्टर सिद्रा, एक गाड़ी, फायरिंग, सीसीडी, हानिया जा भाग। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? और सीसीडी ने खतरे की तशखीस जो है वो थ्रेट असेसमेंट में गलती की, फायर खोलने के वक्त उसने जल्दबाजी की, क्यों हुआ? आपके तजिया क्या है, खराबी कहाँ है? नईम मुस्तफा साहब, आप अंदर की खबर बताएं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। एक बात आप जहन में रखें कि सीसीडी की तश्कील जो है ना, पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने जहाँ से लोग शामिल किए सीसीडी में वो वहाँ नहीं, वे वहाँ के निकाले हुए तो हैं। मतलब पुलिस के ही उस महकमे से बुला के कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई उनको जांच पड़ताल नहीं, कोई उनका पुराने दौर का गवेड़ नहीं है, कोई उनकी जदीद खतूत पर इस्तवार ट्रेनिंग नहीं हुई। तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं कि सीसीडी वाले क्या नहीं करेंगे? देखिए, पहले आपने हाइप क्रिएट की, बड़े बड़े लोगों को मारा, आप पे उंगलियां उठी, अदालतों में केस गए, कई बेगुनाह लोग जो हैं उनके वालिदैन मुतासरीन सामने आ गए। अदालतों में जब केस गए तो उसके बाद आपने स्पीड कम कर दी। उसके बाद एक नई पॉलिसी आ गई, शायद आपके इल्म में है, लेकिन मैं सिर्फ पस मंज़र बता रहा हूँ एक लाइन का। एक ये किया इन्होंने, कहा जी कि अब ऐसा करें कि आप मीडिया को न बताया करें जी कि क्या हो रहा है, आप इस पे हाइप ना क्रिएट करें, आप खामोशी से काम करके अपना और उसको दाखिले दफ्तर कर दें और लाश भी ठिकाने लगा दें। अब ये नई पॉलिसी भी आई, उसके बावजूद अब ये जो सानिया चकवाल है, ये तो मेरा ख्याल है कि सीसीडी के मुंह पे एक ऐसा जनाटेदार थप्पड़ है, मुजरमाना गफलत की इंतहा है, जिसमें एक ऐसे शरीफ ख़ानदान को जो ऑस्ट्रेलिया से ईद करने, छुट्टियां मनाने, सैर व तफरीह के लिए अपने मुमलिकत वतन पे, पाकिस्तान पे सिर्फ इस मकसद के तहत आया था कि वो सैर व तफरीह करके बच्चों को वापस ले जाए, लेकिन वो क्या सारे के सारे ख़ानदान ज़ख्मी है, एक बच्ची उनकी दुनिया से चली गई। आप ये बताएं कि जिस पुलिस फोर्स को, जिसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी दी गई है अवाम के, उनको ये पता नहीं लगता कि गाड़ियाँ दो जा रही हैं कि डाकू जो 35 मिनट पहले वहाँ से फ़रार हो गए, उनकी गाड़ी में और जो लुटी हुई मुतासरा फैमिली है उसकी गाड़ी में फ़र्क क्या है? पहली बात तो ये शाजी 35 मिनट पहले फरार हो, 35 मिनट पहले चले गए वहाँ से डाकू। मैंने एग्जैक्ट रिसर्च वो की है कि उसके सीसीटीवी फुटेज जो जियोग्राफिक आई है उसमें क्या हुआ। अब आप सुने इसकी पूरी बात। आपको ये अंदाज़ा है बट साहब कि कितनी गोलियां लगी हैं गाड़ी पे? 100 से ज़ायद। वो एक कांस्टेबल मुअत्तल करके आप ये उस पर पर्दापोशी करना चाहते हैं कि जनाब ये वो फुटेज जो आ रही है बैक साइड पर, उसके जितने होल हैं वो दर्जनों निशानात भी हैं, दर्जनों निशानात मौजूद हैं। एक दूसरा ये है, आप मुझे ये बताएं कि टारगेट लेके आप एक गाड़ी पे फायर कर रहे हैं, उसका नंबर प्लेट ओरिजिनल है, वो बिल्कुल स्पीड से कम पे जा रही है, हल्की स्पीड पे है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, और आपके असेस में है, आप उसको चेज करके पकड़, उसके टायर पे भी मार के रोका जा सकता है उसको। ओ भाई, उसको आगे कवर करके उसके आगे जाके रोका जा सकता है। 100 हरबे मौजूद हैं। ये तो लगता है कि या तो निहायत कोई इस तरह का बेवकूफ़ तरीन इंसान है जिसने फायरिंग की है, जिसने करवाई है, और कांस्टेबल मुअत्तल कर दिया। ओ भाई, कांस्टेबल मुअत्तल करने से क्या होगा? क्या वो बच्ची वापस आ जाएगी?
वो जो हानिया बच्ची है वो वापस आ जाएगी क्या? क्या वो जो ज़ख्मी हैं उनके ज़ख्म मुंतमिल हो जाएंगे? आप ये देखें कि जिसने मुजरमाना गफलत की है और वो मुअत्तल कर दें, इंक्वायरी जुडिशल JIT बना दें, ओ भाई ये तो मिट्टी पाओ का मामला है कि मिट्टी पा दो। आपने जब कमेटियाँ बनाते हैं उसका मतलब ये है कि आप हक़ाइक़ शुरू कर दें। कवाल शहर जो है वो इतना बड़ा शहर तो नहीं है, छोटा शहर है, पसमानदा शहर है। ये तो लाहौर होता तो कहता मैं भाग, वहाँ से भाग के क्या जाना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि CCD 1000 से ज़ायद बंदा जो है वो फुल फ्राई, हाफ फ्राई, ये सारे तो हो रहे हैं। अच्छा वो तो चले क्रिमिनल थे, अच्छा या बुरा है वो डिबेट अलग टॉपिक है। अब ये जो हानिया बची है इसका तो बेचारी का कसूर ही कोई नहीं ना, लेकिन जानना ये चाहता हूँ कि क्या ये भी फिर फाइल बनेगी और इंक्वायरी होगी, सस्पेंड होंगे बंदे, फिर बहाल हो जाएंगे, दैट्स ऑल। बट साहब मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक सवाल किया था कि मुझे कोई शख्स, पुराना कानूनदान, कोई जज, कोई पुलिस अफसर ये बता दे कि उसने किसी कांस्टेबल की, SP बड़ी चीज़ होता है, कांस्टेबल की लाश फांसी लग के आती देखी है। फांसी ये नहीं कि फसाए मौत हुई, मुझे वो डेड बॉडी दिखाए, किसी चारपाई में पड़ी हो, उसने कहा ये फलां शख्स है, ये फलां कांस्टेबल है, पुलिस का कांस्टेबल कह रहा हूँ, SP इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी बात है, ये जो है ये फांसी लग के आया है। और अगर इसका जवाब नफ़ी में है तो मेरे पास 100 से ज़ायद इस वक्त वाक़यात की तफसीलात मौजूद हैं। अदालतों ने डिक्लेयर किया कि ये पुलिस ने हाई एविडेंस के ज़रिए बंदे को मारा है। जब पुलिस ने मारा तो किसी को फांसी क्यों नहीं हुई पुलिस वाले को? ये अदलिया भी खामोश है, कानूनदान भी खामोश हैं, पुलिस अफसरान भी खामोश हैं, महकमे, इदारे सब खामोश हैं, और ये हमारे इंसाफ और अदल के मुंह पर भी तमाचा है। इसलिए कि हम किसी एक केस को टेस्ट केस नहीं बनाते। आज हानिया के कत्ल पर 302 का कत्ले अम्द, कत्ले खता नहीं है, ये कत्ले अम्द है। इस पे कत्ले अम्द का 302 का पर्चा करें, जितने उसमें शामिल थे उनको पकड़ा जाए। और फिर दूसरी बात ये देखी जाए, सबसे अहम बात, मुझे आप ये बताएं कि अगर ये वायरलेस चली है कि डकैती हो रही है, लूटा जा रहा है, तो लोकल पुलिस क्यों नहीं पहुंची वहां? CCD कहां से आ गई? देखें वायरलेस कंट्रोल पे CCD तो वैसे ही अलर्ट नहीं होती, CCD तो प्लान काम करती है। ये अचानक वहां से पहुंच कैसे गए, वहां कैसे गए, किसने बुलाया था, क्यों मारा? इस बेचारे जो ऑस्ट्रेलिया से आया गैर मुल्की शहरी, उसकी गाड़ी पे फायरिंग करने का हक किसने दिया इनको? लेकिन शाह जी ये वाकया कोई छोटा वाकया नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये सीधा बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलियन जो वाकया है इसका तस्करा तो इंटरनेशनल मीडिया पर आ गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑस्ट्रेलिया का जो मशहूर टीवी है उसकी न्यूज़ कास्टर ने सीधा अपने बुलेटिन में ये बात यहाँ से शुरू की है कि पाकिस्तानी सफारत खाने से जवाब तलब कर चुके हैं और सजा दिलवाने का कहा है। अब ये क्या आप समझते हैं कि CCD के सरबराह कोई मुश्किल में आ जाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया के इन्वॉल्वमेंट के बाद? क्या देख रहे हैं भाई? CCD के एहलकार से सरबराह तक, सरबराह समझदार आदमी हैं, DPO रहे हैं, बड़ी जगह पे RPO रहे हैं, एडिशनल IG के ओहदे पे मनसब पे फाइज हैं। उन्होंने ऐसे शख्स को अपनी फोर्स में क्यों लिया जिसको ये पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है कि किस स्टेप पे कौन सा काम करना है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है? ओ भाई फासला मैं उस गाड़ी का देख रहा हूं, उसको तो बड़ी आराम से क्रॉस करके आप रोक सकते हैं। एक दूसरा, वो तो भागे ही नहीं, जो भागी गाड़ी है वो तो 30-35 मिनट पहले निकल गई। आप अब लकीर पीटने के लिए उस शख्स को, जो शरीफ फैमिली, ऐसा ख़ानदान जो ओवरसीज़ है, वो पाकिस्तान में आया, आप मुझे बताएं, हमारा पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह जो माशाल्लाह इमेज है हमारा, वो पहले ही दुनिया में आपके सामने है। अब हमने मजीद एक कलंक का टीका अपने माथे पे जो है ना वो कर लिया। क्यों चश्मा किया हमने? सिर्फ इसलिए कि नाहल फोर्स है। मैंने बट साहब एक दिन बात कही थी एक फोरम पे कि आप गधा ले लें, गधा, और उसमें पूरी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और कायदम लाइब्रेरी लाद दें, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी लाद दें, तो गधा पढ़ा लिखा बन जाएगा। आप किसी फोर्स पे टाइटल कोई लगा दें, नाम उसको कोई दे दें, उसको किसी तरह की अथॉरिटी दे दें, लेकिन उसकी असलियत दूर नहीं करेंगे। आप पुलिस कल्चर को तब्दील करने की गुफ्तगू करते हैं, दावे करते हैं, फंड्स देते हैं, नई सहूलियात देते हैं, थानों की इमारतें बनाते हैं, संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। ये संगो खिश से हम जहाँ पैदा कर रहे हैं। जब तक आप किसी CCD का नाम आप जो है ना कोई शरीफ रख दें, शरीफ फोर्स, आप कहें दयानतदार फोर्स, कुछ नाम रख दें,
तो ठीक बन जाएगी वो। ओ भाई उनकी बुनत खराब है। अंग्रेज एक जुमला कहता है टीथिंग प्रॉब्लम। ये टीथिंग प्रॉब्लम, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दांत में एक चुल होती है और कब्र तक जाने तक जिस मर्जी उम्र में जाए वो चुल खत्म नहीं होती। पुलिस में ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। टीथिंग प्रॉब्लम को ख़त्म किए बगैर हर रोज़ कोई हानियाँ शिकार होगी, हर रोज़ कोई ओवरसीज़ ख़ानदान शिकार होगा। जी आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में जो पुलिस और काउंटर टेररिज्म यूनिट्स है, इनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में कोई असर नौ नज़रसानी की ज़रूरत है, या फिर मसला कवानीन का नहीं, इन पर अमल दरामद का है? असल बात क्या है भाई बट सबसे माइंड सेट क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। आप सिर्फ ये समझ लें कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है बाकायदा। जड़ा दूसरा लाल है, उससे भी बड़े ऊंट ऐसा है पुलिस जिसकी कोई कल सीधी नहीं। आप एक तरफ से ठीक करेंगे, दूसरी तरफ से खराबी हो जाएगी, तीसरी तरफ से हो जाएगी। क्यों? चेन ऑफ कमान अच्छा नहीं है। सहूलियात देके आप इनको, गधे वाली मिसाल मैंने दी है, पढ़ा लिखा साबित करना चाह रहे हैं, ये पढ़े लिखे साबित नहीं होते। देखें एक और जुमला जहन में आ गया, बट साहब आज से पहले जो है ना जितने लोग मारे गए, किसी के नेफे में पिस्टल फटा या छाती छुड़ाने आए या डायरेक्ट एनकाउंटर शो किया गया, वो सारे के सारे मंसूबाबंद थे। जो मंसूबाबंद थे उनमें वही मारे बंदे जो गुनाहगार, बात की बात है, जो मतलूब थे इनको वही मारे। लेकिन जब अचानक मुकाबला सामने आया है तो बेगुनाह लोग मार दिए गए। मैं इसीलिए कहता हूं कि इनका हाथ रोक लें। पंजाबी में कहते हैं एंड पक जाना, इनका एंड पक गया। जब एंड पक जाता है तो स्याह सफ़ेद की तमीज़ नहीं रहती। कौन जेन्युइन है, कौन इनजेन्युइन है, कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। मासूम जानों से आप खेल रहे हैं। और वो वाक़या लाहौर में हुआ था कि एक एसएसपी के गनमैन ने एनकाउंटर वाला को शिकंजा कस के हाथ पांव बांध के छोड़ा था, उसने अपने साथी को गोली मार दी थी। उस मुलजिम को गोली नहीं मारी, चार दीवारी के अंदर था, अपने साथी को शहीद कर दिया उसने। तो ये तो इस तरह के नाअहल लोग हैं। इन लोगों के बराह करम खुदारा हमारे यहाँ लकीली ना, ये ख़वातीन की गवर्नमेंट है। वज़ीर आला ख़वातीन में से हैं, बड़ी खातून नामवर हैं, मरीम नवाज़ साहबा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खातून हैं, सीनियर मिनिस्टर खातून हैं, वज़ीर इत्तलात हमारी खातून हैं। ये ख़वातीन जो है ना, इनको ये चाहिए कि ये अपने इर्द गिर्द आके जो कानों में इनके फूंकते हैं ना, वो जहर उगल रहे हैं। ये खातून से लफ्ज़ से याद आया कि मरीम नवाज साहिबा का तो ईद के रोज़ हुआ था ऑपरेशन, और 3 हफ्ते इस बात को गुजर चुके हैं। 3 हफ्तों से वो बाज़ाब्ता अपने ऑफिस में तशरीफ़ नहीं लाई, मीटिंग्स करती हैं, अपने बड़े नौयत के 100% केसेस जो है वो उनको देख रही है। इवन कि आपने नोट किया होगा NFC जो कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड NFC है, उसमें भी वो शरीक नहीं हुई, जिनमें उनका शरीक होना इंतहाई ज़रूरी था। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक कल पीर कल का दिन मंडे मरीम नवाज साहिबा 3 हफ्तों के बाद वापस आ रही है। आप कुछ सीनियर आदमी हैं, आप उनसे अपील करना चाहेंगे कुछ? क्योंकि जिस तरह CCD काम कर रही है, CCD तो रिपोर्ट कर रही है डट वज़ीर आला पंजाब को, और ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। इंसाफ कैसे मिलेगा शाह जी? बट साहब आसान तरीका, हानिया केस को, ये अदील जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके केस को टेस्ट केस बना लिया जाए। सबसे पहले FIR दर्ज करें 302 की। चकवाल के इंचार्ज जो रीजन होता है उनका, जो इंचार्ज है वहाँ का उसके, और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, वैसे वर्सेस स्टेट ही होता है कत्ल का मुकदमा, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट मुद्दई बने, खुद मुद्दई बने, कोई JIT ना बनाए। 302 को केस की पाकिस्तान में बड़े बड़े तफ्तीशी मौजूद हैं। अगर पंजाब से ना मिले तो बाहर से ले लें, सूबे से किसी बड़े तफ्तीशी को हवाले करें और उससे कहें इसको टेस्ट केस बना के चंद 4 से 5 दिन में इसको फाइनल करें तफ्तीश को, 14 दिन का रिमांड कटवाएं इनको, उसके बाद जो है ना जुडिशल प्रोसेस के जरिए प्रोसिक्यूशन। लकीली बट साहब मैं आपको बता रहा हूँ, लकीली प्रोसिक्यूशन के हेड हैं इस वक्त सूबाई वजीर, जो राणा मकबूल साहब IG थे, उनके बेटे राणा बिलाल अहमद, वो IG हेड हैं। पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं सबसे बड़े, सैयद फराद अली शाह, पूर्व प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, अभी माशाल्लाह हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं। इन लोगों की सरबराही में कमेटी बनाएं, तफ्तीश को निगरानी करें, मॉनिटर करें, और उसके बाद जो कसूरवार निकले उसको पब्लिक करें, छुपाएं ना, जिस तरह CCD आजकल छुपा रही है ना वाक़यात। मैं आपको 10 केस की मिसालें देता हूँ, कल और परसों की 10, लाहौर के 5 और 5 बाहर के। आज एक और नेफे में पिस्टल चला है सुबह, वो पब्लिक हो गया है, अब वो 11वां केस है।
11 केस 2 दिन में हुए, 10 छुप गए। उस पॉलिसी को बिल्कुल ओपन करें कि वो कौन लोग थे, किस तरह मारे गए, क्यों मारे गए, छुपाया क्यों गया। जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, जो इनडायरेक्ट भी होता है। पुलिस वाले साथियों के जरिए पिस्टल में चला के उस इंक्वायरी से बचते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी से। जुडिशियल इंक्वायरी कराएं तमाम मुकाबलों की। टेस्ट केस बनाएं सिर्फ हानिया को, और उसके तसलसल में। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, टेस्ट केस ही बनना चाहिए। लेकिन जाते जाते मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल है आपके पास। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास खबर है शाह जी, सीसीडी के पास मंशियात और जुए का जो काम था उस पर काफ़ी सारा उन्होंने कंट्रोल पंजाब में किया है। यहाँ तक मैं इनकी फेवर करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ अब जो सीसीडी को टास्क मिल रहा है वो लैंड ग्रेब, जो आपके जनाब एमपीए, एमएनए, वड्डे जितने भी पहलवान ने कब्जा, माफिया, ज़मीनों का तनाज़ा, उसको भी सीसीडी की तरफ जा रहा है। तो इसको सीसीडी को देने, क्या फिर उनका हाल भी तीफी भट्ट जैसा ही होगा शाह जी? भट्ट साहब, मैं तीफी भट्ट चूँकि मेरा ताल्लुकदार था, मेरा ज़ाती मरासिम थे, मैं उस केस को डिस्कस नहीं कर रहा। उस जैसे 50 केस हैं मेरी नज़र में जो सीसीडी के गर्दन का फंदा बनेंगे। 50 केस जो सीसीडी के गर्दन का फंदा बनेंगे। फंदा बनेंगे। मारूफ कानूनदान जो है ना, आफ्ताब बाजवा एडू के, हाँ बाजवा साहब, आफ्ताब बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने 2 पिटिशनें कर दी हैं, 3-4 वो और करने जा रहे हैं। 1-2 की तारीखें पड़ गई, उनका फैसला आने वाला है। ये अलग बात है, लेकिन एक बात जहन में रखें, जितने मर्जी इख्तियारात आप दे दें, जितने चाहें, जितने इख्तियार आप देंगे, और अगर उन इख्तियारात के इस्तेमाल के कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो रिजल्ट हानिया वाला होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और वैसे बड़े अफसोस की बात है कि किस तरीके से पूरे का पूरा ये जो हंसता खेलता घर है अब ये मातम ही कर रहा होगा। और इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए। ये ह्यूमन एरर नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है किसी मासूम की इस तरीके से जान चले जाना। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और शहजाद हुसैन भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।